नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो नवी मुंबई की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सामने नहीं आते थे, लेकिन उनका रोल बहुत अहम स्पेशली आज की परिस्थिति में हो गया है। सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, नवी मुंबई जिस दिशा में जा रहा है उसके लिए भी उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर पाटकर साहब। पाटकर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ख़ास मेहमान में। शिवसेना के संपर्क प्रमुख हैं, एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ ही गए थे शिवसेना के बाद। पाटकर साहब, सबसे पहले तो यही कि जब शिवसेना स्प्लिट हुई तो एकनाथ शिंदे साहब क्यों? पहले आपको जेडी साहब शिवसेना स्प्लिट होने के रीज़न पे थोड़ा जाना पड़ेगा। जो कोई भी लोग बाला साहब को मानने वाले लोग थे, जो बाला साहब के साथ काम किए हुए लोग हैं, जो उनके विचारों से प्रेरित हुए हुए और एक तरह की सनक है दिमाग में, हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को कभी भी कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं आती। कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है और बाला साहब की जो विचारधारा है, ये एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। और हम लोग वही विचारधारा को लेके छोटे से बड़े होते आए, तो और वो उसमें हमारे रग रग में वो बहता है। अब कांग्रेस पार्टी अभी भी देखिए, राहुल गांधी आए तो कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने वीर सावरकर के ऊपर टीका की। वो हमारे के खून में बसे, हमारे दिलों में बसते। तो जब आप स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करोगे महाराष्ट्र में आके, तो हम कभी भी मन से या कोई विचारों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ नहीं सकते। और हमारे जो विचार है वो स्वतंत्र वीर सावरकर साहब, शिवाजी महाराज जी और ये सब चीज़ों से पछाड़े हुए लोग हैं हम लोग। तो जब उद्धव साहब ने ये डिसीजन लिया कांग्रेस के साथ ज्वाइन होने का, जो शिव सैनिक है, मैं हिंदुत्ववादी भी ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, वो कभी भी किसी ने पसंद नहीं किया कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो थोड़ी देर के लिए ब्रेन काम करना बंद कर दिया था, ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो गया। इन्होंने अपने को 40 साल तंग किया है, अपोजिशन किया है, हर तरह की तकलीफ दी है, बाला साहब को तकलीफ दी, उनके साथ कैसे मिलने का। फिर भी सब लोग चुप बैठे रहे, हम लोग सहन करते रहे। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि कुछ भी हो, अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और जब ये डिसीजन एकनाथ शिंदे साहब ने लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, उससे ज़्यादा हमको ये खुशी हुई थी कांग्रेस को छोड़ने का डिसीजन लिया है। तो हम सब लोग इस विचार से एक होकर हम लोग शिंदे साहब की तरफ मुड़ गए। सबसे पहला रीज़न तो ये रहा है। इसीलिए आज देखिए, इतने आमदार, सारे नगर सेवक, सारे नीचे के लेवल के कार्यकर्ता जिन्होंने बाला साहब को सुना है, बाला साहब के सारे दशहरा मेड़ावे के भाषण सुने, वो सब इतने ज़ोर से इस तरफ हो गए कि कुछ भी हो जाए, भाजपा के साथ भी एक बार रह लेंगे, लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते। एक बार राष्ट्रवादी भी चल जाते, बट ये कांग्रेस और शिवसेना का मिलन जो पहले हुआ, वो हम लोग को हजम नहीं हुआ किसी भी एंगल में। और सब अंदर ही अंदर ज्वालामुखी धक धक कर रहा था। और जब ये डिसीजन लिया गया कि अभी हम इनके साथ, इनसे नहीं अलग हुए, तो शिवसेना पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती, बीजेपी पूरा सुला डालती, आपको बोल देता हूँ। अब शिवसेना बचाने के लिए फिर शिंदे साहब ने ऐसा डिसीजन लिया। और वो डिसीजन मेरे जैसे लोग, जितने भी बाला साहब को मानने वाले लोग, स्वतंत्र वीर सावरकर को मानने वाले लोग, हमारे विचारधारा के लोग, हम लोग बहुत आज़ाद महसूस करके और एकदम ओत प्रोत होके कि अभी हमको हमारे मन के जैसा शिवसेना दिख रहा है, हम सब अलग हो गए। आप जो है एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट एंटिटी थे, मातोश्री में भी आपके फैमिली से उनके काफ़ी क्लोज संबंध थे। ऐसे में अलग को होना इतना आसान था? बहुत डिफ़िकल्ट समय था वो। एक तरफ उद्धव साहब थे, जो बहुत ही प्यारा आदमी, प्रेमळ आदमी। एक तरफ एकनाथ शिंदे साहब थे, जो दिन रात रॉबर्ट की तरह काम करने वाला आदमी, दिन भर लोगों को मिलने वाला आदमी, लोगों की समस्याओं में घुसने वाला आदमी, अपने कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इनकी प्रगति होगी, कैसे शिवसेना बढ़ेगी, इस टाइप का आदमी इन दोनों में से चॉइस करना था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोच लिया
या काम करने वाले आदमी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पीछे करीब करीब 15-17 हज़ार परिवार खड़े जिनके घरों के काम होने हैं। प्लस जो मैंने पहले आपको मुद्दा बोला कि कांग्रेस के साथ बनने नहीं वाली थी हम लोगों की, तो ये जो दो विचार सोच के हम लोग ने सब एकनाथ शिंदे साहब के साथ जाने की ठान ली। प्लस दूसरा ऐसे भी था कि हम लोग दिगे साहब के साथ काम किए हुए लोग हैं। हम लोगों ने दिगे साहब के आदेश पे जो कुछ काम किए, हम लोगों को एकनाथ शिंदे साहब ने पार्टी के लिए क्या किया हुआ, एक एक चीज़ बाय हार्ट है। उस आदमी ने अपना घरदार, उस आदमी ने कभी अपनी फैमिली, कभी खुद का स्वार्थ, ना दिन देखा है ना रात देखा है। 24 घंटा मैं देखता था, शिंदे साहब नगर विकास मंत्री थे तभी भी कोई भी शिवसेना शाखा में जाएंगे तो चप्पल बाहर उतारते हैं और शिवसेना शाखा को हाथ लगा के पाँव पैर पड़ते हैं और फिर अंदर जाते हैं। इस टाइप का कट्टर शिवसैनिक था वो। तो उनके साथ अगर नहीं जाना और भावनिक होना और उद्धव जी के साथ रह जाना तो काफ़ी नुकसानदायी भी हो जाता, लोगों का सब काम भी रखड़ जाता और मुख्य प्रवाह से हट जाता। मुझे प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए इम्पोर्टेंट था कि मैं एक उद्देश्य लेके जी रहा था। मेरे लाइफ के 22-23 साल मैंने रीडेवलपमेंट में गुजार दिए, इतने संघर्ष किया। आज इतने साल से एक प्रश्न प्रलंबित था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, कोई करने को नहीं देख रहा था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। शिंदे साहब के पास जाओ, कोनाकडे काम है, बोला सब यूडी में फायरट की, उधर पड़ा है। एक मुझे लगता है 4-5 दिनों में उन्होंने यूडी सीपीआर में एक चैप्टर 10.10.2 अलग हमारे नई मुंबई के लिए लिख दिया, जिसकी वजह से आज जो काम हो रहे हैं आप प्रगति पथ पे आप देख सकते हैं। तो एक ऐसे आदमी का साथ नहीं देना और इमोशनल होके पड़ा रहना, इससे मैं तो पीस ही जाता, मुझे चल जाता, मुझे पीसना भी चल जाता, बट मेरी वजह से बाकी लोगों के घर नहीं बनते। अभी आप मेरे को बताओ, सेक्टर 9-10 में आज इतने सारे कंपाउंड टूट गए, उस कंपाउंडों में माजगांव डॉक के घर है, पुलिस कर्मचारियों के घर है, पीडब्ल्यूडी के घर है, सीडब्ल्यूसी के घर है, एसटी महामंडल के घर है, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के घर है, वारणा दूध उत्पादक सहकारी संस्था के घर है। ये सारी संस्थाएं क्या हमारे को कभी एनओसी देती रीडेवलपमेंट के लिए? इधर ये सारी तकलीफ़ें थी। अगर मैं उद्धव साहब के साथ रहता, मुझे नहीं लगता मुझे कोई एनओसी मिलनी थी या इन लोगों के घरों के काम होने थे। ये सब प्रैक्टिकल तकलीफ़ें भुगती है, प्रैक्टिकल रीजंस। हाँ उसके अंदर जो आप ये गए हैं। फिलहाल ये स्प्लिट के बाद अभी जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का भी डिसीजन आया, जिनका भी नाम का भी आया, तो फिलहाल थोड़ा सा लग रहा है कि पार्टी असली शिवसेना डिक्लेयर कर लिया गया है इसको। ओवरऑल ये अब ये सिनारियो आप किस तरह से देखा? देखिए, जो शिव सैनिक है वो मेरी बातों को समझ पाएंगे, थोड़ा आप भी डीप में जाएंगे तो समझेंगे। शिव सैनिक कभी भी कांग्रेस के साथ मन से नहीं जुड़ सकते, हम जुड़ ही नहीं सकते, ये कभी नहीं होगा हमारे साथ। तो असली शिवसेना नकली शिवसेना का विषय ही नहीं है। जिसको कांग्रेस के साथ जाना है वो जा सकता है, उसके साथ शिवसेना नहीं रहेगी। और दूसरी बात, अभी डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने इतना बड़ा रीजनिंग देके आज जो डिसीजन दिया है उसका आने वाला काल बताएगा कि क्या होने वाला है। बट फिलहाल हमारे पार्टी के आमदार, हमारे पार्टी के नगर सेवक, हम लोग काफ़ी खुश है कि जो मैंडेट मिला था हम उसके हिसाब से भी जाके लोगों को इलेक्शन में फेस कर पाएंगे। अदरवाइज लोगों को कैसे फेस करते हैं हम लोग? ओवर द ईयर जिस तरह से आपने पार्टी के लिए भी काम किया है काफ़ी, लेकिन उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिल पाई थी। अब आपको संपर्क प्रमुख बना दिया गया है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब हो जाती है। और टॉप शिवसेना के जो भी गिनती के लीडर्स माने जाते हैं नवीन, उसमें आपका नाम लिया जा रहा है। इससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी आपको पार्टी में दे दी। पहले टाइम नहीं मिल रहा था, अभी शिंदे साहब ने बोला कि काम करेला पड़े और ये सब जवाबदारी नाटा साहब ने मेरे ऊपर डाली है। अभी संपर्क प्रमुख होते ही
नई मुंबई के जो समस्या है वो लेके मुझे बेसिकली ये सब काम मेरा नहीं था। मेरा काम था कि जो पार्टी के लीडर्स आते हैं ब्रिज के ऊपर से जब क्रॉस करके जाते हैं, मुझे उनको अटेंड करना है। मुझे मेरे यहाँ जो पार्टी काम करे उनका रिपोर्टिंग शिंदे साहब को, और मुझे 2-3 जनों के नाम दे, इनके पास इधर का कौन काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, पार्टी का किसने क्या प्रोग्राम, उसका डेटा मुझे वहाँ देना पड़ता है। बट अभी कुछ अलग ही टाइप का काम हो गया। नाटा साहब ने जवाबदारी मेरे ऊपर डाल दी है। मैंने बोला था नाटा साहब को, साहब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ऊपर से आप ऐसा मुझे मत करो, मैं पार्टी के लिए कुछ दूसरा अंदर ही अंदर काम करूँगा। अच्छा, मैं उस टाइप का काम करने वाला, चुपचाप काम करने वाला आदमी तो था। शुरू से आप कर ही रहे थे? हाँ, मैं कर ही रहा था। अभी मैं एक्सपोज हो गया हूँ अभी मुझे ये जवाबदारी आ गई है, नाटा साहब ने जवाबदारी डाल दी है। अभी मैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता। मुझे उन्होंने जवाबदारी दी, मुझे काम करना पड़ रहा है। रोज़ उधर जाना पड़ता है मंत्रालय, रोज़ नंदनवन जाना पड़ता है, कभी ठाणा जाना पड़ता है। एवरीडे कुछ जवाबदारी आती है। फिर कुछ पॉलिसी डिसीजन है जो नई मुंबई में काफ़ी अहम चल रहे, और उसके लिए उनको लगता है किशोर पाटकर अभ्यास हुए, तो मुझे शिंदे साहब के यहाँ से बुलावा आता है, पूरा डिटेल देना पड़ता है। अभी मेजर डिसीजन 1-2 महीने में आने हैं, जिसमें नाटा साहब, मैं, विजय चौगुले साहब, हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं। हम लोग नई मुंबई के लिए बहुत अच्छी एक बड़ी खुशखबरी लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उस काम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया अभी सर। और सर एक जो खास आपसे नोटिस किया जाता है, क्योंकि अक्सर सभी पार्टी में गुटबाजियाँ होती हैं, शिवसेना में भी शुरू से हमने यहाँ देखा, नवी मुंबई लेवल पे भी ये कैंप वो कैंप, आप किसी कैंप के साथ अलाइड नहीं रहे, और चाहे नाहटा साहब हो चाहे चौगले हो, सबके साथ रैपो बड़ा अच्छा है आपका। सर उसका रीज़न ये है कि मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, और मेरा जो एम्बिशन था लोगों का नया घर बनाना, सपना बनाना, वो पूरा हो चुका है। हमारे ये जो दोनों लीडर्स हैं, इनकी बदौलत मैं इधर हूँ, और मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। और मैंने एक पॉलिसी बना के रखी है कि पार्टी को आगे बढ़ाओ, पार्टी के वर्कर्स जो उनको मिलो, और अपना काम करते रहो, और हो सके तो चुपचाप काम करते रहो। तो मैं ज़्यादा आगे आगे नहीं आता हूँ, और मैं कोई प्रोग्राम में भी नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कुछ अलग दिया है। प्रोग्राम में जाने का काम चौगले साहब का और नाटा साहब का है, बट अभी नाटा साहब का ऑर्डर आता है तो मुझे जाना पड़ता है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये क्या रीज़न है? क्योंकि अक्सर शिवसेना के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें किशोर पाटकर नहीं दिखते। सर पार्टी चलाने के लिए बहुत कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें लगती है, मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ। प्रोग्राम के लिए हमारे नाटा साहब हैं, केसरकर साहब आते हैं, पालक मंत्री, वो सब कर रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए फंड्स भी लगते हैं, पार्टी चलाने के लिए अंदर से संगठन लगता है, पॉलिसी डिसीजन लगते हैं। मैं उन कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं ये सब काम में नहीं इन्वॉल्व हूँ। बट अभी मुझे मालूम है, मैं अंदर घुस गया हूँ अभी इसमें से मुझे नो रिटर्निंग बैक है, मैं समझ गया हूँ। नवी मुंबई में पार्टी के इस मुकाम पे देख रहे हो? देखिए, शिंदे साहब ने जिस दिन डिसीजन लिया था उसी दिन मैं, नाटा साहब, हम लोग ने, मुझे लगता है वो आसाम में थे, हमने तभी फ़ोन लगा दिया था। सब हमारे पार्टी के सभी नगर सेवक इधर आना चाहते हैं। साहब को अच्छा लगा कि उनकी भूमिका का सब समर्थन कर रहे हैं। हम लोग नई मुंबई में मैक्सिमम इस तरफ आ गए, मतलब अभी धनुष्यबान के साथ है सारे नगर सेवक। कुछ लोग हैं जो उस तरफ है, बट वो सब हमारे भाई बंधु ही हैं, हमारे साथ काम किया हुआ है। हमारा उनके लिए ऐसा कोई गिला या शिकवा नहीं है। थोड़ा टाइम जाएगा, उनके समझ में आ जाएगा कि वो अपना इमोशनल बैगेज नहीं देखते हुए लोगों का भला किस में देखेंगे, तो इवेंचुअली वो भी अंडरस्टूड हो जाएंगे, वो भी इस तरफ आएंगे। पार्टी तो हमारा भी धनुष्यबान भी आ चुका है, और हमारी पार्टी काफ़ी आगे है, हम लोग काफ़ी एक्टिव है। करीब करीब बीजेपी के लेवल पे हम लोग आके बैठ गए। अभी आपने देखिए लास्ट 2-2.5 महीने में हमारे कितने प्रोग्राम हुए। अभी मेरा परमिशन का बात चल रहा है, अभी हम लोग शिव जयंती आ रही है 5 तारीख को, हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे करने का ठान रहे हैं। अगर नाटा साहब उधर से और ऊपर से नंदनवन से परमिशन आती है, हम लोग गो एड करेंगे। हम लोग बेसिकली शिवसेना को आगे लेके जाने का काम करेंगे। मैंने कहा कि आपके पार्टी से तो बहुत अच्छा है, चाहे नाटा साहब और चौधरी साहब सबके साथ है। दूसरा इंटरेस्टिंग है कि बाकी के जो पार्टी के लीडर्स हैं या फॉरवर्ड कॉर्पोरेटर्स हैं, इनके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी के हो चाहे बाकी के पार्टी, और ऑफकोर्स जो उद्धव ठाकरे गुट के जो है, तो इनके साथ जिस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, रैपो है, इनके भी कुछ आपकी पार्टी में आने के चांसेस? देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा काफ़ी उथल पुथल होने वाली है। अभी फ़िलहाल
अभी भी मोदी साहब का ही जोर है। महाराष्ट्र में करीब करीब उनके बाद आप देखोगे तो शिंदे साहब की पार्टी का जोर है। ग्रामीण में कितना है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी काफ़ी मजबूती से आगे आएगी। और अभी तो एनएमएमसी में इलेक्शन लगे तो यहाँ कंपटीशन ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है इन तीनों पार्टी के मिला के 15-16 नगर सेवक भी आ पाएंगे, क्योंकि सब जो नगर सेवक है वो एक तो इस तरफ है, प्लस सारे नगर सेवक 3-3, 4-4 बार चुने हुए हैं, लोगों के सुख दुख में रहे हुए लोग हैं। तो लोग पार्टी पॉलिटिक्स देखेगी, बट कौन हमारे काम को आया था, कौन हमारे साथ सुख दुख में रहता है, ये ज़्यादा देखते हैं लोग, स्पेशली म्यूनसिपल इलेक्शंस में। तो वो पार्टी काफ़ी आगे आ जाएगी। इंटरेस्टिंग बात थी कि ये पैनल सिस्टम में जब आपका जो एरिया आया था उसमें जो 3 सीट्स थी, ये तीनों मतलब महाविकास आघाड़ी के लोग थे। अब जो चेंज सिनारियो हो गया, अब बाकी के जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले जो थे वो तो आपके साथ में है नहीं, ये कैसा होगा? लेकिन दोस्त तो हैं आपके बहुत अच्छे। इधर अभी नई मुंबई में ऐसा है, देखिए वैभव गायकवाड़, अविनाश लाड, आप इन दोनों का देखेंगे तो ये भी 3-3, 4-4 बार चुन के आए हुए लोग हैं। और ये लोग, जैसे मैं सेक्टर 9 में स्ट्रांग हूँ, वैसे हम लोग वहाँ तीनों स्ट्रांग है। परसों भी हम लोग साथ में बैठे थे, हमारे पोस्टर्स भी साथ में लग रहे। आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा इलेक्शन नज़दीक आते जाने दीजिए, आपको सब बहुत अच्छे से दिखेगा कि यहाँ क्या होने जा रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगी बात। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, सब दोस्त हैं हम लोग, एकदम अच्छे दोस्त हैं। बनकर साहब, थोड़ा सा इससे हट के बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने भी कहा कि आपने बेसिकली अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी रीडेवलपमेंट के लिए। जैसे मैंने कहा कि नवी मुंबई के लिए रीडेवलपमेंट अभी बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारा फ्यूचर है एनएमसी एरिया में, बहुत स्ट्रगल आपने इसमें बेसिकली किया है, चाहे परमिशंस को लेके हैं, चाहे हर्डल्स जो आए हैं, उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। और सबसे पहली बात कि आप इसमें आए कैसे? अपने पास, मेरे पास सिडको के सारे रिकॉर्ड्स हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग अभी है जो 2000 में होती थी, 2000 के भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, मैंने संभाल के रखे इसलिए। उसमें देखोगे अपने रजनी अशोक पाटकर, मेरी माँ का नाम किशोर अशोक पाटकर दिखेगा, नीचे सिग्नेचर है तभी के सिडको के मैनेजर्स के सबके। हम लोग JN1 JN2 में जो रहने वाले लोग थे, उसका विषय पहले उधर के जो पहले नगर सेवक थे, अतुल कुलकर्णी साहब थे, अशोक दरेकर साहब थे, शाह माडिक साहब थे, इन्होंने आगे लेके उन्होंने ये विषय को पहले उजागर किया था कि ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद वो नगर सेवक नहीं बने, वो जवाबदारी मेरे ऊपर आ गई और मैं तब से RIFSI की मांग कर रहा था, मैं लड़ रहा था, हम लोग लड़ते जा रहे थे, सिडको सुन नहीं रही थी, बट बेसिकली हमको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल नहीं रहा था। और सबसे ज़्यादा विरोध FSI लाने को सबसे ज़्यादा जो किया था तभी कांग्रेस पार्टी ने किया था, मुझे याद है अच्छे से। एंड तक उन्होंने हमको तकलीफ दे के रखी। विषय तभी फर्स्ट टाइम सॉल्व हुआ जब फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इश्यू द GR ऑफ 2.5 FSI। उन्होंने सबसे पहले निकाला, उन्होंने निकाल दिया मुख्यमंत्री बनते 30 दिन के अंदर। किसी को उन्होंने मिलने को नहीं बुलाया, किसी को उन्होंने क्रेडिट नहीं पूछा या कुछ नहीं, सीधा GR निकाल दिया। हम लोग खुद ही शौक हो गए, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे आ गया। जो साल 20-22 साल से नाइक साहब, इधर के जो स्थानिक लोग, इधर के जो पहले के कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए, इन्होंने इतने जल्दी कैसे कर दिया। तो हम काफ़ी सोच रहे थे कि जो इतना छोटा सा होने जैसा काम था, इतने साल मेरे सेक्टर 9-10 के लोग जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, उनकी लड़कियों को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई उनके घर में लड़कियां नहीं दे रहा था, ये लोग सब अच्छे घर में 20 साल पहले ही जा सकते थे, बट उनको उसे रोका गया पर्पसली, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, खुद का वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और आज तक वो राजकारण चल ही रहा है, ये राजकारण चल ही रहा है, अभी भी रुक नहीं रहा है। और सेक्टर 9-10 में, वाशी, अभी नई मुंबई के सब जगह ही रीडेवलपमेंट का विषय आ गया है। रीडेवलपमेंट विषय में किशोर पाटकर ने रीडेवलपमेंट के लिए क्या किया है, कैसे किया है, कितना स्ट्रगल किया है, ये मेरे इधर के लोगों को सब मालूम है। उनको ऐसा मेरे ऊपर कोई पोस्ट बना के या मेरा कुछ बदनामी करके, या किशोर पाटकर ने रोड ऐसा कर दिया, गार्डन करे, ये मेरे इससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ये कर रहे लोग उनको गालियाँ दे रहे, मेरे यहाँ पे लिटरली गालियाँ दे रहे। आज क्या पोजीशन है रीडेवलपमेंट की?
स्टेटस क्या है? देखिए, रीडेवलपमेंट का स्टेटस ऐसा है, मैंने बहुत पहले भी कहा था, रीडेवलपमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेल प्राइस ऑफ दैट एरिया। हर एरिया का सेल्स प्राइस जो रहता है, जो बनते हैं, वो उसके ऊपर रीडेवलपमेंट कभी भी डिपेंडेंट होता है। फिजिबिलिटी क्या है वहाँ पे? फिजिबिलिटी अभी फ़िलहाल वाशी में है और नेरुल साइड में है। जिधर अच्छा लोकेशन होगा उधर ही आने वाले लोग घर खरीदेंगे, तब इनका भी रिहेबिलिटेशन होता है और उधर का प्रोजेक्ट एकदम फिजिबल होके बिल्डर को भी 2 पैसे मिलते हैं और वो फिजिबल होके किया जा सकता है। बाकी रीडेवलपमेंट इंटीरियर्स में या एरोली में, कोपर खेरना में मेन रोड छोड़ के बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। उधर एफएसआई भी और बढ़ाना पड़ेगा, उधर हाइट भी और बढ़ानी पड़ेगी, तो ही फिजिबल होगा। और ऊपर से पॉलिटिशियन लोगों को लगता है रीडेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ काम तो हमको पैसे मिलना चाहिए, मैं इधर का लीडर हूँ। ऊपर से वो एक ब्रेन में घुसा हुआ ही है। कोई बिल्डर किसी को भी पैसे नहीं देगा, वो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को देखेगा या इनको पैसे देने को जाएगा। दूसरा, रीडेवलपमेंट वोट बैंक से भी कनेक्टेड है, तो अगर किशोर पाटकर ने सब करके दिखाया तो कल ये इधर का लीडर बन जाएगा, मेरे इधर तो तकलीफ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग से विरोध चालू होता है। तो ये विरोध मोड़ के सबका घर में अच्छे से उनको ओसी दिला के उनको प्रवेश करवाना ही मेन टारगेट होता है कि इनका कैसा घर बन के इज्जत से लोग अपने अपने घर में चले जाए। नहीं तो कुछ ना कुछ लोग वीडियो बना के, और से नई मुंबई में इतने छोटे छोटे वीडियो चैनल अभी बना के रखे 60-70, कोई भी आके कुछ तो बना के डालते रहता है, फिर जाके बिल्डर को मिलता है, देखो ऐसे ऐसे आ गया मेरे पास न्यूज़, कुछ दो नहीं तो मैं कर दूंगा। इतना बहुत तकलीफ चल रहा है। बट सेक्टर 9-10 की पब्लिक एजुकेट हो गई, ये सब हमने बहुत भुगत लिए। जो नया नया कंपाउंड बनने जाएगा दूसरे एरिया में, वो इसमें से सब फेस करते हुए जाएंगे। बट रीडेवलपमेंट करने के लिए अगर उस कंपाउंड के लोग यूनाइटेड है तो कोई लीडर वीडर कुछ नहीं कर पाता, हम उनको निपटने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि हज़ारों लोग डिपेंडेंट है आपके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से आप कम करते आए, लेकिन अभी सवाल भी काफ़ी किए जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज काफ़ी उठाई जा रही है। आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, क्रेडिट की वजह से हो रहा है, बट यहाँ पे ये मुद्दा सीरियस इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के भविष्य का सवाल है। लोगों का जो एक घर था, वैसे ही वो सिडको से परेशान थे कि इस तरह के घर मिले, अब घर खाली कर चुके हैं, घर टूट चुके हैं, और फिर वो डर कि भाई ये घर हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कंट्रोवर्सीज एड्रेस करना ज़रूरी नहीं है? अभी इलेक्शन आ गया है ना, तो अभी कंट्रोवर्सी आएगी। देखिए, सेक्टर 9-10 में काफ़ी बड़े बिल्डर्स आए और 14 स्लैब हो गए इधर, उनका काम चल रहा है। बिल्डर को परेशान किया तो बिल्डर पैसे देगा, इस भावना से कुछ लोग आके परेशान करने को आते हैं कि मुझको कोई बिल्डर ही मिलने नहीं आया, मुझको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, मैं क्या इधर का कोई नहीं हूँ क्या। तो इस भावना से जब बिल्डर को तंग किया जाता है, बिल्डर अपनी अपनी वे से उनको फेस करते हैं। नहीं तो कोई मुझे बोलेगा तो मैं फेस करता हूँ। तो ये प्रोग्राम जिधर जिधर रीडेवलपमेंट होगा वहाँ चलेगा ही, क्योंकि जैसे ही रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ तो पहले लफड़ा स्टार्ट होता, खोदने का काम मेरे आदमी को दो, ये सारा खोदने का काम मेरे आदमी को दो। पहले चालू होता है ये तोड़ने का काम मेरे आदमी को दो, फिर रेती सप्लाई, खड़ी सप्लाई, आरएमसी में डालूंगा, ये मैं डालूंगा, माथाड़ी का काम मेरे को दो। ये सारी चीज़ें स्वार्थ से जुड़ी हुई है। और इधर एक लोकल ऐसा माफिया टाइप का काम चलता है कि हमारे इधर काम चालू है तो हमको इतना इतना पैसा दो ही, और उसके बाद ये सब पॉलिटिकल पोस्ट आना चालू होता है। मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ, जिसको अपोज करना है सामने सामने आके अपोज करे। हम लोग की पब्लिक उनको फेस करने को तैयार है, और उनका भी इलेक्शन आना है, हम लोग इलेक्शन में देखेंगे। स्पेसिफिकली बताइए, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं कि क्या भाई सालों साल हो गए हैं, रेंट नहीं दिए जाते हैं, और अगर रेंट दे भी रहे हैं तो जो एक्चुअल रेंट भरना पड़ रहा है और जो मिल रहा है उसमें भी बहुत फ़र्क है। देखो, ये मुद्दा हमारे यहाँ की जो जागरूक कामदार है मंदा ताई मात्रे ने उठाया है। अभी 6-7 दिन पहले पोस्ट आई थी कि मैं कुछ रीडेवलपमेंट परिषद ले रही हूँ, तो उन्होंने वो रीडेवलपमेंट परिषद अभी जल्द से जल्द लेनी चाहिए। उन्होंने मेरे यहाँ से सेक्टर 9-10 से उनको 7,000 की लीड थी। मेरे इधर के लोग उनके वोटर है। मैं घूम घूम के मंदा काकी के लिए काम किया हुआ आदमी हूँ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मंदा काकी ने पीछे नहीं हटना चाहिए।
मंदा काकी ने उधर आना चाहिए सेक्टर 9-10 में, उन्होंने ढूंढ के निकलना चाहिए कि गुलमोहर सोसाइटी को कौन रेंट नहीं दे रहा है, उसको ढूंढ के निकलना चाहिए। और वो इतनी डैशिंग लेडी है, अभी उन्होंने बैकआउट नहीं करना चाहिए। वो कौन उनको रेंट में तकलीफ़ दे रहा है, सुवर्ण सागर कंपाउंड में कौन उनको तकलीफ़ें दे रहा है, उनसे कौन पैसा मांग रहा है, किसने उनका भाड़ा बंद किया है, वो बीजेपी के लोग हैं या मैं हूँ या उधर अविनाश लाड है, ये ढूंढ के निकालना चाहिए। और आके अगर वो इतनी सच्ची आमदार है तो उधर आना ही चाहिए। अभी सैटरडे को आने वाले थे, ये सैटरडे को उधर, मैं तो उनको आह्वान करता हूँ कि काकी उधर आए, लोगों को आके मिले और पूछे किसको रेंट नहीं मिल रहा है, कितना रेंट मिलना चाहिए था, कौन तुमसे एनओसी के पैसे मांग रहा है, गार्डन किसने हड़प आपका किया क्या है? कहना है इसके बारे में, ये एलिगेशंस के बारे में आप क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन दे रहे? देखो, मैं रीडेवलपमेंट में बहुत क्लियर कट और स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूँ। रीडेवलपमेंट काम में मेरी बदनामी करके मेरे यहाँ कुछ नहीं होना है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं एज कॉमन पीपल कि क्या हो रहा है, आप बताइए ये रेंट का क्या इशू है, क्योंकि लोगों को अगर पॉकेट से भरना पड़ रहा है और सालों सालों वेट करना पड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो इसमें फिक्र की बात है। बहुत फिक्र की बात है। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या हो रहा है। उधर गोदरेज जैसी इतनी बड़ी कंपनी आई, लोग इतने बेफिक्र हो गए कि आज गोदरेज आ गया है। और गोदरेज जैसी कंपनी आने के बाद गोदरेज का सेल्स हो या नहीं हो, बट लोगों का घर वो बांध के देंगे, लोगों को डिलीवरी देंगे, वो पूरी तरह से आश्वस्त थे। गोदरेज आया हमारे यहाँ और गोदरेज ये काम करने जा रहा है, मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? तो इधर के कुछ पॉलिटिकल लीडर को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अविनाश लाड, किशोर पाटकर कैसे कर रहा है। तो गोदरेज जब कंपनी यहाँ पे आई, गोदरेज एक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप जानते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। उन्होंने उधर के रहवासियों के साथ करार किया और जैसे ही उन्होंने करार किया, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा रख के अपना अपना घर खाली कर दिया। उन्होंने घर खाली कर दिया, वो अपना घर छोड़ के निकल गए। आज से 7 साल पहले गोदरेज तब से भाड़ा भर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उधर 30 से 35 लोग सुदत दिवे ने नाइक साहब के सपोर्ट से उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया, 6-7 साल तक निकलने नहीं दिया। फिर मैंने लाइट पानी कट करवाया तो नाइक साहब सुदत दिवे के कहने से, इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन कैसे हैं मुझे मालूम नहीं, 600 लोगों का भला सोचना चाहिए था। वो उधर आके उनका लाइट पानी कनेक्शन पोल्यूशन में आके फिर जुड़वा के आए। जब लोगों ने जाके उनकी मुलाकात की, उनको समझाया कि ये लोग ब्लैकमेल करते। 6 साल से गोदरेज विदाउट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए उनका भाड़ा भर रहा है। अब उधर के जो लोग थे उनको 12,000, 14,000, 16,000 भाड़ा वो दे रहे थे। आज तक कभी उनका भाड़ा लेट नहीं हुआ। ये जो पोस्ट डाल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये गलत है। उन रहवासियों का कहना है कि हमको हमारी खुशी के लिए हमने बड़ा घर लिया था, तो 14,000, 16,000 में तो अभी कोई इधर भाड़े का घर मिलता नहीं है। तो उन्होंने अपने जेब के 14,000, 16,000 डाल के उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था कि 4 साल का भाड़ा हम लोग बेयर करेंगे। अब हम बेयर करेंगे ऐसा सोच के उन्होंने JN4 ले लिया, कई प्राइवेट सोसाइटी में ले लिया। उनको ऐसा लगा था 4 साल में हमारा प्रोजेक्ट गोदरेज कंप्लीट कर देगी, हम हमारे घर पे चले जाएंगे। बट सुदत दिवे ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, जो बीजेपी के है, इसलिए मैं मंदा मात्र को आह्वान कर रहा हूँ काकी को कि उधर आओ और अभी अपने लोगों को एक्सपोज करो। उनको लग रहा है किशोर पाटकर का कंपाउंड मेरा कंपाउंड नहीं है, वो बहुत गलत फहमी में आके एक्सपोज करना ही चाहिए उन्होंने। सुदत दिवे ने उधर बैठ के लोगों को भड़का के खाली करने नहीं गया। 3 बार 300, 400 पुलिस वहाँ गई, उसमें सारंग राउत की भी गलती नहीं है। वो भी क्या करेगा, वो नागपुर से आते हैं, वो उधर जाके लोगों से झगड़ा करके खाली नहीं करा सकते फिजिकली। इतने पुलिस लाने के बाद, ये करने के बाद भी उधर के लोग एडमेंट थे, उन्होंने वो प्रोजेक्ट डिले कर दिया। अब प्रोजेक्ट डिले हो गया है, गोदरेज फिर भी भाड़ा दे रहा है। अब उन नागरिकों को क्या कहना है, अभी तक तो हमने 4 साल का हिसाब किया था, चलो 5 साल का हो गया, अभी वापस 5 साल और बढ़ गए। गोदरेज जो एग्रीमेंट में वो भाड़ा दे रहा है, अब ये भाड़ा बेयर कौन करेगा? और तो ये catch-22 सिचुएशन हो गई है, इसका इलाज करना पड़ेगा। मैं गोदरेज वालों को जाके मिल के आया हूँ। ये ओवर द जैसे इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है, तो रिवाइज भी तो हो सकता है रेंट। नहीं, 10% बढ़ा के देने को तैयार है ना, लेकिन आप समझिए गोदरेज लिस्टेड कंपनी है,
जिस दिन लास्ट रेसिडेंट खाली करके जाएगा उस दिन के बाद में पैसे दूंगा, ऐसा सिस्टम था। अब कुछ सारे लोग खाली करके गए। देखिए, खाली करने को जिस आदमी को नहीं आता है ना, उसने रीडेवलपमेंट में जाने का नहीं। अभी उसके बाजू का कंपाउंड था आशीर्वाद कंपाउंड, उधर के लोगों को मैंने कन्विंस किया, वो 3 महीने में खाली करके चले गए। मेरी एकता सोसाइटी का 1 महीने का भाड़ा नहीं गया, कैलाश का नहीं गया, एफ टाइप का नहीं गया, हम लोग ने श्रद्धा का नहीं गया। आप देखिए, हमने 1 ही महीने में सब खाली करके चले गए। इसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट सिर्फ गुलमोहर सोसाइटी में, क्योंकि उधर के लोग पहले खाली करके गए और बाकी के लोगों ने 6 साल लगा दिए। बट ओवरऑल ये भी हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी करके रहवासियों को कहा जाता है कि क्लियर आइडिया भी नहीं है कि भाई कितना बड़ा घर मिलने वाला है, क्या कब मिलेगा वो तो दूर की बात है, क्या मिलेगा उसके ऊपर भी क्लैरिटी एकदम नहीं है। बकवास बात है। लोगों ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, डेवलपर एग्रीमेंट साइन किया है, लोगों की तरफ से आर्किटेक्ट होता है, लोगों की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, सब ने अपना घर का एरिया स्टेटमेंट लिया है। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन हाँ, हुआ है, साइन क्योंकि हो ये भी गए, एलिगेशन है दे कि दिया। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं साइन होते सर हैं। देखिए, वो PEEE उनको दे चुके हैं, उसमें घरों का एरिया है, म्युनिसिपल ड्राइंग सैंक्शन हो चुका है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ अभी वो जो भाड़े गुलमोहर सोसाइटी को जो डिले हुआ सुदत्त देवी के कारण, उसका भाड़ा कौन देगा, उसके ऊपर अभी डिले, प्लस उसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, मैंने गोदरेज को एक वे आउट बताया है कि इस सोसाइटी के लोग थोड़ा बेयर करेंगे, थोड़ा वो लोग बेयर करें। और सुवर्ण सागर कंपाउंड में तो काकी ने जरूर जाना चाहिए, काकी एक सच्ची आमदार है, जाके देखना चाहिए। अभी उन्होंने बोला मैं आऊँगी, हम सब लोगों ने उनको काकी को वोटिंग किया था, मेरे वजह से हम घूमे थे काकी के पीछे, उधर आके देखना ही चाहिए, लोगों की समस्या जाननी चाहिए। अभी बैकआउट करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। काकी ने बैकआउट किया। मिडिलमैन की भी बात हो रही है, जैसे आपने भी नाम लिया अभी सारंग राउत वगैरह का, इसमें फडणवीस साहब का भी नाम आता है कि भाई उनके भी इन्वॉल्वमेंट है, और लोगों में इसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। फडणवीस साहब का इन्वॉल्वमेंट उसमें ऐसा है कि जो 100% कंसेंट लग रहे थे, तुकाराम मुंडे जी करके गए थे, उस 100% कंसेंट को फडणवीस साहब ने 51% कंसेंट करके दिया था, और ये काम सारंग राउत साहब ने करके लाया था। मुझे सच है, मैं बोलूँगा, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक नोटिंग कर रहे थे, उसके बाद ये दिल्ली मैटर गया तो इन्होंने करके लाया था, लेकिन सारंग राउत को उधर काम करने नहीं दिया गया, उनको पूरा तंग किया गया है, उनको परेशान किया गया है, और ये काम लाइट पानी उनका कट हुआ, वो आके फिर ज्वाइन करके गए, और बीजेपी के लीडर लोग नहीं किया। अब सारंग राउत की भी परिस्थिति ऐसी है, इसमें फडणवीस साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता है। अब लेकिन सारंग राउत घर खाली नहीं कर सके, ये खाली करने की जवाबदारी बिल्डर की होती है, बिल्डर ने खाली करने के देते हैं। मेरे यहाँ कुछ हुआ कि इशू, हमने कैसे कोर्ट का ऑर्डर ला के सब लाइट पानी कट करके बरोबर 1 महीने में सबका खाली कर दिया, इधर प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हो पाटकर साहब कि आपने सब मैनेज कर लिया, एक मैनेज नहीं किया, सब ट्रांसपेरेंट रखा, ट्रांसपेरेंट रखा, बट ये भी एलिगेशन लग रहा है कि गार्डन के एरिया इंक्रोच कर लिया है, रोड छोटी है, वहाँ पे टावर बनाए जा रहे हैं, ये सब मैनेज नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? इसमें फडणवीस साहब का इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसा है। आप मालूम नहीं सेक्टर 9-10 में रहे हो कि नहीं रहे हो, ये जो सेक्टर 9-10 के जो बड़े गार्डन्स हैं ना, उसके गार्डन्स में ना, उसके गार्डन के बाजू में एक 100 200 मीटर 150 मीटर के पैचेस हैं। ये जो पैचेस है ना, उधर अंधेरा रहता है और उधर लोग दारू पीते बैठे रहते हैं, दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, हमने पुलिस को बुलाते हैं, उनको मारते हैं, भगाते हैं। ऐसा सब सेक्टर 9-10 में ऐसे छोटे छोटे पैचेस है जहाँ से उधर के नागरिक पूरी तरह से परेशान है। उधर वो जो छोटे छोटे पैचेस थे ना, वो सारंग राउत साहब ने अपने कंपाउंड के अंदर लिए और अपना बड़ा एक पैच निकाल के म्यूनसिपल कमीशन को सरेंडर कर दिया कि पैचेस हमारे अंदर ले लेते और एक बाजू में अच्छा बड़ा गार्डन बना कर दे देते। तो ये बहुत, और इसमें ये फाइल फडणवीस साहब तक गई थी और फडणवीस साहब ने उसको मंजूरी दी है। किसी ने गार्डन कह रहे चोरी नहीं किया है, काकी बोलते किशोर पाटकर ने गार्डन कह रहे चोरी किया, मैंने कोई चोरी नहीं किया, प्रोजेक्ट ही मेरा नहीं है। अगर किसी ने चोरी किया होता तो क्या म्यूनसिपलिटी चुप बैठेगी या इधर के लोग चुप बैठेंगे? वो फटीचर कौन, रोहित मल्होत्रा है, जिसको काम धंधा नहीं, गार्डन ले लिया, तुम्हारे बाप का है क्या? ये किधर से आके इधर महाराष्ट्र में मराठी लोगों का बाप निकालता है। अभी उसको कुछ उसका सही जगह दिखाने का टाइम आ गया है। मैं अविनाश लाड़े वैभव गायकवाड़ नहीं है कि मैं चुप बैठूंगा, वो दोनों बेचारे चुप बैठते हैं, वो उनके खिलाफ बकवास करते रहता है, कुत्ते की तरह भोंकते रहता है।
अभी वो हमारे पास हमारा बाप निकल रहा है ना, अभी हम उसको दिखाएंगे, आके बताए ना किसने गार्डन चोरी किया है और काकी कैसे चोरी होने दे रही है गार्डन। काकी तो इधर की जागरूक आमदार है, आके बताना चाहिए। वो छोटे छोटे पैचेस का बड़ा गार्डन बना के म्यूनसिपलिटी को सरेंडर कर दिया है, सिडको से बाकायदा परमिशन। नैरो रोड, हाँ हाँ, उसके ऊपर भी आऊँगा। अभी उस दिन संदीप ठाकुर साहब का मैंने मुलाकात देखा और ये फटीचर रोहित मल्होत्रा का भी देखा। आपको थोड़ा रोहित मल्होत्रा के बारे में बोलता हूँ। ही इज़ अ जॉबलेस मैन। उन्होंने अपने कंपनी में फ्रॉड किया है, इसलिए उनको निकाल दिया है। उनकी बीवी जॉब करती है। अभी हमारे यहाँ के लेडीज़ उनकी बीवी को जाके मिलने वाले कि तुम्हारे पति को काम धंधा नहीं है तो इसको ज़रा समझाओ। हम लोग उसको ज़्यादा महत्व देते ही नहीं है। सारी लेडीज़ जाने वाले उनकी बीवी के कंपनी में जाने वाले। मैंने बोला इधर मत जाओ, सेक्टर 9A में मत जाओ। उनका जॉब का एड्रेस मैंने ढूंढ के निकाला। वहाँ के मैनेजमेंट को बताओ कि इस औरत का पति क्या कर रहा है। हम लोग के यहाँ आपको अगर UDCPR पढ़ा होगा, UDCPR में स्पेशल बिल्डिंग के लिए 12 मीटर रोड चाहिए। फादर एग्नेस के सामने का रोड ऑलरेडी 14 मीटर है। अब जब रामास्वामी साहब इधर आए थे, रामास्वामी कैसे कमिश्नर थे, ये रामास्वामी साहब ने देखा कि इधर स्कूल्स है, इधर काफ़ी ट्रैफिक जाम लगता है। उस दिन तो ऐसे बोल रहे थे जैसे रीडेवलपमेंट की वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। आप भी वहाँ से गुजरते हो, ये 15 साल से वहाँ स्कूल छूटते हो, ट्रैफिक लगता ही है, हमेशा ही रहता है। अभी वो 14 मीटर का रोड जो था, रामास्वामी साहब ने UDC पे आने के पहले 2.5 का DCR आने के पहले आज से 5-6 साल पहले उसको 18 मीटर करके रखा हुआ है। हमको थोड़ी मालूम था, अभी तो 12 ही मीटर चाहिए था, मुझे 14 मीटर में भी मिल जाता था परमिशन। तो ये सारी बकवास है रोहित मल्होत्रा की। आप देखो संदीप ठाकुर साहब ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, वो अपना बराबर राइट आंसर दे रहे हैं। उनको मालूम है, किशोर पाटकर को ये सब मालूम है, मुझे भी मालूम है। और कोई भी आर्टेरियल रोड होता है ना, जो 2 नोड को कनेक्ट करते हैं, जैसे पाम बीच, यू कांट टेक एक्सेस फ्रॉम दैट रोड। ये अंदर का हमारा लोकल रोड है, इसमें से मुझे 10 एक्सेस चाहिए ना, तो एज़ पर IRCC, जिसको इंडियन रोड कांग्रेस कोड बोलते हैं, मुझे 10 बार परमिशन मांगूंगा तो 10 बार मुझे NMMC परमिशन देगी। और स्कूल जो है अपना फादर एग्नर और सेंट मेरी, ये स्कूल भी 30-30 साल जूने हो चुके हैं। ये स्कूल भी तोड़ के वापस बड़ा स्कूल बनाने जा रहे हैं। उन्होंने 2 मीटर छोड़ना है, हमने 2 मीटर छोड़ना ही है। तो रोहित मल्होत्रा मदर मेरी का नाम लेके कि उधर उनका चैपल है तो क्या वो भी तोड़ोगे? क्रिश्चियन लोगों को भड़काने को देख रहा है। तो उनकी इस फटीचर बकबक से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उधर से एक्सेस लूँगा ही, और उधर से एक्सेस ऑलरेडी एकता कंपाउंड को था ना। हमारा उधर कुछ एक्सेस का इशू है ना हमको वहाँ कुछ। ये सिर्फ मेट्रो चैनल जिस किसी का भी है, वो रोहित मल्होत्रा सिर्फ एक मेट्रो चैनल पे आता है और कुछ न कुछ भोग के वापस अपने बिल में चला जाता है। हमको इस बात से कोई मिलने नहीं, हम उसको कोई महत्व नहीं देते और उसको इस चीज़ से कोई मिलने वाला नहीं है। और अब काकी ने जो बोला था सैटरडे को आने वाले, उन्होंने आना चाहिए, उन्होंने पीछे नहीं हटना। पाटकर साहब, चाहे बाकी लोग हों, चाहे नायक साहब हों, आपके उनके डिफरेंसेस शुरू से रहे, सबको मालूम ना। मंदा ताई के बारे में, जिनको आप काकी बार बार कह रहे हैं, आपके बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं ओवर द ईयर्स। डेवलपमेंट के भी उन्होंने खुद भी बहुत क्लेम्स किए हैं कि मैं FSI मैंने लेके आई हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड किए जिसमें आपने साथ में उनको ज्वाइन भी किया हुआ है। इतने अच्छे रिश्ते हैं, हमेशा आप उनकी तारीफ़ करते आए हैं। लेकिन रीडेवलपमेंट के आपके जो काम वगैरह रहे हैं, चाहे भूमि पूजन हो या किसमें, उसमें आपने कभी उनको इन्वॉल्व नहीं किया? उनको करूँगा तो मेरे इधर के लोग नाराज़ होते, इनको बोला तो वो नाराज़। तो और सारे भूमि पूजन कोविड के वक्त हुए थे। आप ठीक से देखोगे, आपको भी नहीं बुलाया था। सारे भूमि पूजन कोविड के टाइम पे हुए थे, जब गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड कर दी थी। तो सोशल डिस्टेंस रख के उधर के उधर ही करके लिया। भूमि पूजन को नहीं बुलाने से काकी छोटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बट अगर किसी ने काम किया है और पॉलिटिक्स में क्रेडिट की बात होती है, जब क्रेडिट देने का टाइम आया तो आप काकी को भूल गए? क्रेडिट देने के लिए भी बहुत टाइम बचा हुआ है ना। अभी क्रेडिट तो हमेशा ही काकी का नाम लिया जाता है। मैं कभी नाइक साहब का नहीं नाम लेता हूँ कि नाइक साहब ने मदद किया। उल्टा नाइक साहब ने तो लाइट पानी कट किया था, सुदत देवे के बोलने से आके लगाया। 1 साल तो उनके वजह से लेट हो गया, नहीं तो कभी का गुलमोहर का काम चालू हो जाता। ये सब चीज़ करने के लिए आपको इन एंड आउट बहुत क्लियर रहना पड़ता है डीडी साहब। आज काकी मंदा ताई इतना नाराज़ क्यों है? क्योंकि उनको अब परिषद लेना पड़ रहा है कि भाई ये इशू क्या है रिडेवलपमेंट। किशोर पाटकर के होते हुए उनको आके ये सब करना पड़ रहा है। काकी अभी उनका अपना थिंकिंग है, उनको जो लगेगा वो उनके हिसाब से करेंगे।
अभी पहले तो काकी ने जो आह्वान दिया है ना कि भाड़ा कौन ये कर रहा है, अभी वो बीजेपी के लोग हैं या मैं हूँ, आके ढूंढना चाहिए। और गार्डन का विषय भी लेना चाहिए, किसी ने गार्डन हजम किया है कि नहीं, कोई भरत यादव का पोस्ट है, काकी ये सब न्याय दिलाने आने वाली है। और गार्डन का परमिशन तो फडणवीस साहब ने दिया है। तो मैं देखना चाहता हूँ अभी काकी क्या करते हैं। हमारे इधर के लोगों को ये सब स्टोरी मालूम है, हमारे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, किसने लेट किया वो भी मालूम है। आप क्रेडिट तो नहीं दे रहे हैं उनको, लेकिन नाम भी वो उनका कहना है कि ख़राब हो रहा है। मेरा नाम यूज़ होता है रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में, लोग जाके मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, मेरे नाम पे पैसे उठा रहे हैं। इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? काकी तो किसी का 1 रुपया कभी लेते नहीं। उन्होंने कहा कि तो काकी खुद ही पैसे देते हैं, तो उनके नाम से कौन पैसा उठाएगा? एग्जैक्टली, उनका कहना है मैंने 1 रुपया कभी नहीं लिया और आज तक नहीं इल्जाम भी नहीं लगाया ये बात। कभी लेती ही नहीं है, वो कभी किसी बिल्डर को फोन ही नहीं करती है, बिल्कुल। किसी को परेशान है नहीं ना, उनको कोई बुरा लगा है लोगों का काम हो रहा है। तो फिर तो पैसे कौन ले रहा है? तो काकी ने, अगर काकी इतनी सच्ची है और काकी किसी से नहीं डरते, काकी ने आके बोल देना चाहिए इस आदमी ने मेरे नाम से पैसा लिया है, बोलना ही चाहिए। मैं आह्वान कर रहा हूँ, पहले तो उन्होंने आना चाहिए गुलमोहर सोसाइटी में। इतने साल जो भाड़ा डिले हुआ है, ये लोगों की जेब से जा रहा है, उनको न्याय दिलाना चाहिए। वो न्याय नहीं दिलाएगी तब मैं न्याय दिला पाऊंगा। वो सीनियर है, मेरी काकी है, वो आना चाहिए। दूसरा, उन्होंने स्वर्ण सागर सोसाइटी में जाना चाहिए, कौन उनसे 7 करोड़ रुपया मांग रहा है और काम भी नहीं चालू कर रहा है, वो भी ढूंढना चाहिए। मैं सीधा जो सच है मुँह पे बोलने वाला आदमी है, वो ढूंढ के निकाले और फिर कार्रवाई करे। उधर वो पूरा पैच उनके नाम की जय जयकार करेगा। हम लोग के इधर कोई रेंट का लफड़ा नहीं है, जिधर लफड़ा है उधर आना चाहिए। वो डिले करने वाले लोग भी बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के आमदार है। अब उन्होंने उनका साथ दिया, जो 15-20 थे, और 600 लोगों को रास्ते पे छोड़ा है। उन सबको ये सारी चीज़ें मालूम है। मेरे या मेरी पोस्ट बना के डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है मतलब है कि अगर नहीं सुधरे तो नाम भी बताऊंगी और अधिवेशन में भी, अधिवेशन क्यों करने का? अभी सैटरडे को आके बोलो ना। वो नहीं करेगी तो मैं नाटा साहब को लेके मैं एक्सपोज कर दूंगा, हम लोग कर देंगे। फिर काकी को बुरा लगेगा, मुझे नहीं बुलाया। तो काकी ने आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। स्वर्ण सागर के लोग रो रहे हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ, अभी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा रुको। काकी ने सीनियर है, काकी मेरी आमदार है, काकी ने आना ही चाहिए। तो उनके परिषद को आप समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन है, काकी ने आना ही चाहिए। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जिधर किधर भी कोई रिडेवलपमेंट का सोच रहा है करने का, उधर अगर एसोसिएशन होगी तो उसको सोसाइटी में कन्वर्जन मत करो। जब तक सीसी नहीं आती मत करो। अगर सोसाइटी में कन्वर्जन किया तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा परेशान करने के लिए। और ये परेशानी से मैं जा चुका हूँ, इसलिए मैंने सोसाइटी बनाना रोक दिया है। जिसको परेशान होना वो करे। अभी काकी बोलती है रिडेवलपमेंट में सब मैंने किया, सब मैंने किया। तो काकी ने आके बोल दो मैंने क्या क्या किया है। काकी को हम लोग क्रेडिट देने को तैयार है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आके बोल देंगे मैंने ये किया है। लेकिन पहला न्याय गुलमोहर वाले लोग के साथ करना चाहिए। सब 7 साल से लोग भाड़ा भर रहे, क्यों भरे? वो किसकी गलती है, क्यों भरे? यही तो क्वेश्चन आ रहा है बार बार। हाँ, तो पहले किशोर पाटकर वो कंपाउंड कर रहे हैं, तो आके तो देखो। या मैं भाड़ा नहीं दे रहा हूँ, देखो, मुझे सजा दो। नहीं तो उनके पार्टी के जो लोग हैं, अभी नाम तो लेके बोला मैंने, उनको देखो काकी क्या करती है, या चुप बैठ जाती है। फडणवीस साहब का फोन आएगा तो चुप बैठते, आके देखने दो, देखने बोलो ही। मैं बोल रहा हूँ स्वर्ण सागर में आना चाहिए। ये परिषद नहीं कटा, अभी उन्होंने पोस्ट डाली है ना, गार्डन हड़प किया है, तो देखो फडणवीस साहब ने परमिशन दी है कि इधर का गार्डन इधर शिफ्ट करो। और ये परमिसिबल है, फडणवीस साहब ऐसा गलत नहीं करेंगे, वो परमिसिबल है, परमिशन लेके किया हुआ है। ठीक है पाटकर साहब, इसमें तो काफ़ी डिस्कशन हो गया है। लास्ट में ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स से आपने भी कहा कि इलेक्शंस आने का टाइम आ रहा है। नवी मुंबई में 3 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं हुए, प्रतिनिधि नहीं है, बजट आ रहे हैं हमारे बार बार, और इश्यूज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे लीगल बिल्डिंग्स गाँवठान वगैरह एरिया में बोले हैं, बाकी इश्यूज़ हैं। बजट में रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली नहीं है, वो भी लोगों का कहना है कि भाई सब पार्टी के लोग मिल के कुछ सजेशंस होके एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन नवी मुंबई की? देखिए, इलेक्शन तो 2 साल ओबीसी मुद्दे की वजह से लटका हुआ है। और लास्ट 1 साल से इतने सारे पिटिशन्स फाइल हो गए, सब पिटिशन एक दूसरे को ज्वाइन, एक दूसरे के जन। अपने देश का लीगल सिस्टम कुछ ऐसा है जो इस तरीके से जा रहा है कि उसमें डिले हो ही जाता है। अभी कोई इसको पॉलिटिकल एंगल देगा, कोई उसको बोलेगा इधर ऐसा हो रहा है, हम लोग को जानबूझ के इलेक्शन नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। मैं इस सब चीज़ में बिलीव नहीं करता है। मुझे लगता है लोगों की सेवा करने के लिए नगर सेवक बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे भी 3 साल से नगर सेवक नहीं हूँ,
कौन सा काम कम गया है और कौन सी सेवाएं हम लोग कम कर रहे हैं, हर चीज़ में सब लोग दौड़ के जाते हैं। और जब इलेक्शन लगेगा तो सिर्फ एक नगर सेवक का टैग लगेगा। अदरवाइज ऐसे ही समझ के चलो ना कि हम लोगों के सेवक है, काम करने के लिए आई डोंट थिंक देयर इज़ ए नीड कि आपको पोस्ट चाहिए। बजट में अभी कितने नगर सेवक बात करते हैं, आप देख लो अभी महासभा के सारे 6-7 छोड़ के कोई बात ही नहीं करता है। और उधर आके फिर कौन सा तीर मार लेने वाले बढ़ा के हम बजट में आके गए। अभी पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ना अच्छे से। ऐसे में ये आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी हो चल रही है। मनमानी किस चीज़ में चल रही है? तो काकी है रोकने के लिए, आमदार साहब है रोकने के, हम लोग सब इधर के लोक सेवक हम लोग रोक सकते हैं। अभी किधर कुछ रोकने के लिए है ही नहीं। अभी क्या से रोके, क्या चीज़ के लिए रोके? अभी मनमानी कुछ ऑफिसर्स आके जरूर कर रहे हैं जो बाहर से आते हैं। अभी उनको कुछ लेना देना ही नहीं नवी मुंबई का। अभी हमारे MOH है NMMC के, उन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल न्यूरोजन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ये कौन से पावर में उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? मैं आज ही शाम को उनकी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ शिंदे साहब को। मुझे तो पूरी मालूमात मिले कि न्यूरोजन हॉस्पिटल से पैसा मांगा गया 1 करोड़ दो, और 1 करोड़ नहीं देने के बाद ऐसा हुआ। मैं डायरेक्ट एलिगेशन कर रहा हूँ, अगर ऐसा कारोबार नई मुंबई में चलेगा तो नई मुंबई के लोग प्रतिनिधि सब जागरूक और सक्षम है, हम लोग ये सब होने नहीं देंगे। अभी कैसा ऐसा कट कर सकता है? इतना सेवा कर रहा है हॉस्पिटल का, इतना अच्छा सेवा कर रहा था वो। मुझे कोविड में याद है कई जगह नहीं मिली तो न्यूरोजन हॉस्पिटल दे रहा था। ऐसा डिसीजन यहाँ नहीं चलने वाला है। फाइनली इलेक्शंस का जो बात चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। मैंने कहा कि आपके पैनल में भी MBA के थे, आप अलग हो गए, ठीक है, आपके दोस्त थे, और आपने कहा कि देखिए क्या होता है आगे। एक जो बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में है कि आपकी पॉलिटिक्स में गणेश नायक से आपकी कभी बनी ही नहीं है, बहुत लॉगर हेड्स पे आप रहे हैं। आज तो अब BJP आपकी एलाई है, तो फिर ये काम किस तरह से मिलके करेगा? क्योंकि आज भी आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि आपको हर्डल्स किया है। मेरे यहाँ पे लाइट पानी क्यों कनेक्शन किया के? हमारा वैचारिक मतभेद है ही। मैं अभी बेलापुर में कौन है बीजेपी में? अलायंस में लड़ना पड़ेगा आपको। बेलापुर में कौन है बीजेपी में? मंदा काकी है, रामचंद्र घरत साहब है, विजय घाटे साहब है, ये सारे हम लोग। हमारा जो बेलापुर वार्ड में हमारा इनके साथ एकदम प्यार है, एकदम अच्छा रिश्तेदार है, मतलब अच्छा ही चल रहा है हम लोग का। हम करेंगे ना एक दूसरे के लिए काम, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी कोई बीजेपी का लीडर भी आके हमको मनमानी करेगा तो हम क्यों सुनेंगे? हमारे ऊपर आदेश नाटा साहब का, एकनाथ शिंदे साहब का चलता है, बीजेपी का चलता नहीं है कि हमको बीजेपी ऑर्डर करेगी। हम हमारे पार्टी के लीडर्स का सुनेंगे, हम हमारा काम करेंगे। क्या घड़ी घड़ी हम ही प्यार दिखाएंगे, आप हमको नफरत ही देते जाओगे? हम आपका सुनते रहेंगे, आप फिर भी हमको नफरत देते जाओगे, तो मैं किसी का भी सुनने वाला नहीं हूँ। और हमारे पार्टी के लोग मिलके तो करना पड़ेगा काम। अलायंस है आपको। कभी भी नहीं होगा। वो दिखने के लिए अलायंस दिखेगा, और शिंदे साहब भी अवेयर है, बीजेपी के लोग भी अवेयर हैं। हमारा, मैं आपको बोल चुका हूँ, हमारा काकी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हमारा बाकी नीचे की पूरी जो सेकंड फॉर है उसके साथ भी अच्छा रिलेशन है। हम मिलके करेंगे ना काम। वो हमारी अलायंस पार्टी है, और शिंदे साहब का ऑर्डर आएगा, गब बस ने काम करा तो हमको करना पड़ेगा। बट हमारा काम दिल से नहीं होगा, ना उनका होगा ना हमारा होगा। अभी आप देखिए उनके आगे भी नगर से हमसे बात भी नहीं करते। तो ये सिर्फ पेपर पे चलने वाला है, और नई मुंबई का पॉलिटिकल सीनरी हमेशा ऐसी ही रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी उल्टे जो दूसरे बाकी के नगर से सब हमारे दोस्त लोग हैं। पर इससे आपके इलेक्शन रिजल्ट्स में नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं, आप बोल रहे दिल से काम नहीं हो गया, दिल से अलायंस नहीं हो। पैनल सिस्टम जब होगा तो पहले के ही सारे नगर से वापस चुन के आएंगे, आप देख लेना, क्योंकि वो लोग काम किया होता है लोगों का, ऐसे नहीं है। अभी अविनाश लाड है, वैभव गायकवाड़ है, ये लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे है कि वो कांग्रेस से खड़े हो गए उस वक्त, उधर इतने रिटायर लोग हैं, इतने सीनियर सिटीजन, ये सबसे ये लोग एकदम अटैच्ड है। मैं रीडेवलपमेंट से जैसा अटैच हुआ, इक्वली वो लोग भी अटैच है। तो हम युति करें नहीं करें, ये हराना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और आने वाला समय आपको काफ़ी लोग हमारे पार्टी को ज्वाइन करते हुए, हमारे साथ खड़े होते हुए दिखेंगे। फाइनली पाटकर साहब, व्यूअर्स को हमारे क्या कहना चाहेंगे आप? व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, बेसिकली मेरा नाम रीडेवलपमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। हम लोग रीडेवलपमेंट में काम करने के लिए काफ़ी सक्षम है। हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, और नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट को आप सपोर्ट करो, क्योंकि कोई भी सिटी 35 साल होने का तो जूनी होके ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आता ही है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अभी नवी मुंबई का चल रहा है। इसमें रोड वाइडनिंग, सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ों
गार्डन्स ये सब आने वाले ही हैं, काफ़ी ओपन स्पेस तैयार होने वाले हैं। इसमें पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए बोल के बहुत अच्छा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्रिसिल जैसे कंपनी से इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाया हुआ है, जिसको हाई कोर्ट के जजेस ने भी अप्रिशिएट किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से घट रही है। जिनको करना है वो करो, जिनको नहीं करना है वो करो, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। और बस धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पाटकर साहब, बहुत क्लैरिटी से आपने किया और हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट है इसी उम्मीद के साथ कि ये कंट्रोवर्सीज रिजॉल्व हो जाए और जैसे कि आपने कहा कि लोगों के जो घर हैं उनको सही मायने में अच्छे से मिले। और अब आप सिर्फ रिडेवलपमेंट के लिए नहीं रहे हैं, नवी मुंबई के बड़े लीडरों में से हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पार्टी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास मेहमान में इस हफ्ते इतने ही। किशोर पाटकर साहब, अगले हफ्ते हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.